माइक चेक 1 2 3। तो अगर डेटा साइंस को मैं मास्टर करता, ठीक है, 3 महीने के अंदर इस लेवल पे कि मुझे जॉब मिल जाए और मैं किसी भी एक अच्छी कंपनी में एक जॉब का इंटरव्यू दे सकूं, तो मुझे क्या करना होता? पहली चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इसेंशियल, क्योंकि कैसा है कि मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं वो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कोर्सेज तुमको सिर्फ एल्गोरिदम बताएंगे। वो कोर्सेज तुमको सिर्फ ये बताएंगे कि अरे ये छोटा सा केस स्टडी कर लो, एक छोटा सा बेसिक डेटा सेट उठा के तुमको केस स्टडी बना के दे दिया, राइट? बट एक्चुअल में डेटा साइंस का मतलब है कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और वो प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ही इम्पोर्टेंट डेटा साइंस का काम होता जाएगा। मतलब समझो ना कि एक पतंग है ना, जिसमें उसको जितनी तेज हवा लगती जाएगी उल्टी तरफ से, वो उतना ही ऊपर जाती जाएगी, राइट? वैसे ही है। तो डेटा साइंस में तुमको ये ज़्यादा समझना है कि, और मशीन लर्निंग से कैसे डिफरेंट है। तो मशीन लर्निंग से डिफरेंट ऐसे है कि सिर्फ मशीन लर्निंग ही नहीं होता है डेटा साइंस में। डेटा साइंस में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो डेटा साइंस में तुमको ये समझना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या पॉसिबल सोल्यूशन है और सोल्यूशन बनाना कैसे है, ठीक है? अब वो सोल्यूशन जो होता है वो हर इंडस्ट्री के लिए, हर कंपनी के लिए और हर डोमेन के लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो मतलब सेम नहीं होगा। एक एक सोल्यूशन ऐसा नहीं है जो तुमने उठाया और सबको दे दिया, ठीक है? तो अब उस वो सोल्यूशन कैसे बनाओगे? वो सोल्यूशन बनता है जब आप उस कंपनी का बिजनेस समझना शुरू कर देते हो कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है। इस कंपनी को पैसा कमाने में क्या हिंड्रेंसेस हैं, कि कस्टमर जो है उनको उनका प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, या कस्टमर जो फीडबैक दे रहा है वो उनको प्रॉपरली रिसीव नहीं हो रहा, या कस्टमर का फीडबैक का कोई चैनल ही नहीं है, या कस्टमर का जो फीडबैक है वो उससे बिजनेस कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कस्टमर किन प्रोडक्ट्स किन टाइप्स के बारे में बात कर रहा है और वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक बिजनेस को समझने के लिए, ठीक है? एक एग्जांपल के लिए हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की बात करते हैं। लेट्स से एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि एक होटल है, ठीक है? और होटल में हमको सिर्फ ये समझना है कि इस होटल का रेवेन्यू कैसे मैं इंक्रीज कराऊं, ठीक है? तो अब होटल का रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो सकता है? सपोज करो कि नोएडा में या पुणे में या मुंबई में कहीं पे एक होटल है, ठीक है? तो वो हर हर होटल का ओनर जो है वो एक टारगेट कस्टमर, उसके दिमाग में एक टारगेट कस्टमर होता है कि यार मैं होटल का पर डे कमर्शियल जो है वो 2,000 रुपये रख रहा हूँ या 1,500 रुपये रख रहा हूँ, तो मैं इस टाइप के कस्टमर एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है? कोई भी इन होटल के पास ना एक ऑर्गेनाइज मेथड नहीं होता है जिस मेथड से वो एक्चुअल में अपने होटल की सेल्स इंक्रीज कर सकें, ठीक है? तो अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उस होटल वाले को ये पता नहीं है कि मेरे को ऑप्टिमल प्राइस क्या रखनी है। आपने रखा 2,000 रुपये, किसी ने 1,900 रुपये रख दिया, लोग उधर जाना शुरू हो गए, ठीक है? बाद में भले ही वो गाली देना शुरू कर दें, पर उस समय उनका बिजनेस बन गया। नाउ अभी आपके होटल में कोई 100 रुपये खर्च कर, वो ये बात समझ रहा है कि 1,900 रुपये में और 2,000 रुपये में अंतर है, लेकिन इस 100 रुपये में मुझे एक बहुत अच्छा स्टे और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ और टू द प्रॉम्प्ट सर्विसेज मिलती हैं। तो मैं उस होटल का ऑप्टिमम प्राइस पता करूंगा उस एरिया में, ठीक है? मैं डेटा साइंस की हेल्प से करूंगा, ठीक है? अ, उस होटल का ऑप्टिमम प्राइस पता करने के बाद मैं उनको बोलूंगा कि जो ये जो प्राइस है इस पे आपको 90% या 80% से ज़्यादा की बुकिंग आएंगी, ठीक है? और बहुत हद तक डेटा साइंस की जो कैलकुलेशन होती है वो एक्यूरेट होती है। तो आपकी बुकिंग जो है 1,800 रुपये या 1,850 रुपये के ऊपर अगर आप ये प्राइस रखोगे तो आपकी 80% बुकिंग हो जाएंगी, ठीक है? दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द होल थिंग। अभी किस टाइम पे कौन से सीजन में क्या कॉस्ट रखनी है, कितना कॉस्ट में इंक्रीमेंट रखना है, क्या बेस्ट कॉस्ट रखोगे जिसमें लोग अट्रैक्ट हो जाएं, क्या आपकी लिस्टिंग सबसे ऊपर आ जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट है। एक ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है होटल इंडस्ट्री का, क्योंकि सब लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा लाइक बैंकिंग की कंपनीज हैं, बीएफएसआई है, इंश्योरेंस है, फिनेंस है, आईटी है, टेलीकॉम है। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम प्राइसेस, कब लोगों को नोटिफिकेशन जाने चाहिए, कब लोग जो है सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, कब लोग अपना डेटा खर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लगाते हो ताकि आप एक एक छोटा सा एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सको अपनी उस इंडस्ट्री के लिए, ताकि उनको उसका बेनिफिट हो सके। तो अब यहाँ पर ये एक समझने का पॉइंट है कि डेटा साइंस में मुझे, अगर मैं आज बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूं तो मुझे क्या आना चाहिए, ठीक है? पहली बात तो है
ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो बेसिक मुझे क्या समझना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ब्लू से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। मुझे बेसिक क्या आना चाहिए, राइट। बेसिक क्या मतलब, यहाँ यहाँ ये नहीं है कि आपको वो चीज़ पूरी तरीके से आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में जो डेटा साइंस है वो है क्या। तो अब भाई बहुत सारे तरीके हैं, राइट। आप एक सॉरी, डेटा साइंस आप ठीक है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि डेटा साइंस करता क्या है। तो भाई कोई 5 मिनट का वीडियो देखो, कोई 10 मिनट का वीडियो देखो, कोई 1 घंटे का वीडियो देखो, ठीक है। कोई ऐसे एक मेंटर फॉलो करो जिसकी बात आपको समझ में आ रही है, वो जो भी बता रहा है ना आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। डेटा साइंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद समझो मशीन लर्निंग क्या होता है, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या होता है और मशीन लर्निंग जो है वो कहाँ पे आपको हेल्पफुल है, ठीक है। तीसरी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब एक्सपर्ट नहीं बनना है अभी, अभी किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं बनना है आपको, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब चीज़ों से कनेक्टेड कैसे, ये सब चीज़ें कनेक्टेड कैसे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, ठीक है। डीप लर्निंग क्या होता है, ठीक है। अब डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग कैसे काम करता है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस में काम करता है, क्योंकि ये डीप लर्निंग आपको कनेक्ट करेगा आगे जनरेटिव एआई में। जब आप डेटा साइंस की पोजीशन पे जाओगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको जनरेटिव एआई भी आती है, ठीक है। तो डीप लर्निंग क्या करता है, ठीक है। उसके बाद आपको इन सब चीज़ों के बाद जब आप ये समझ लोगे ना, तो आपको ये समझना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स जो है वो इन सब चीज़ों से कैसे कनेक्टेड है, राइट। हो क्या रहा है पीछे, एक्चुअल में डीप लर्निंग के पीछे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे क्या है, मशीन लर्निंग के पीछे क्या है। जब आप ये समझने लगते हो कि पीछे क्या चल रहा है उसके, तब आप वो चीज़ें वहाँ से ट्यून करते हो और उसके आउटपुट यहाँ चेंज होने लगते हैं, राइट। तो तो स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ टूल्स हैं जो गुड टू हैव है, मतलब गुड टू हैव का मतलब है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कैसे काम कर रहे हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये टूल्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टैबल्यू क्या करता है, ठीक है। टैबल्यू क्या करता है, या पावर बीआई क्या करता है फॉर दैट मैटर, ठीक है। पावर बीआई का क्या काम है, मैं आपको बताऊं। अभी कोई भी एक आईटी कंपनी खटखट कोई भी एक कंपनी खटखटा लो जिसमें आईटी का काम हो रहा है, जिसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का काम हो रहा है, जिसमें कुछ भी काम हो रहा है ना, वहाँ पे ये ये दो चीज़ें ना, इनमें से एक चीज़ यूज़ हो रही होगी 90% इंडस्ट्री में, बता रहा हूँ मैं। पावर बीआई आजकल माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज़बरदस्त पुश किया हुआ है, तो पावर बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट 365 का सूट हो गया है। तो वो 365 का सूट होने की वजह से पावर बीआई जो है वो ऑलमोस्ट हर कंपनी में पावर बीआई शिफ्ट हो गया है। तो या तो टैबल्यू होगा या पावर बीआई होगा, 90% से ज़्यादा कंपनीज में पावर बीआई और टैबल्यू यूज़ हो रहा होगा। अभी क्या है, ऑलमोस्ट कोई ऐसा बंदा आईटी में आपको शायद ही मिलेगा जिसको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो और उसने टैबल्यू और पावर बीआई पे काम नहीं किया हो। अगर इस पे काम नहीं कर रहा होगा तो वो इसका सिमिलर काइंड ऑफ काम जो है वो एक्सेल पे कर रहा होगा, जो कंपनी बहुत जल्दी रिप्लेस करके उसको वापस पावर बीआई पे ले आएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब पावर बीआई पे अगर आपने या टैबल्यू पे अगर आपने आपने सीख लिया है, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको इसका बेनिफिट जो है वो इंटरव्यू में मिल जाए। जब आप बोलते हो ना कि मैं टैबल्यू एक्सपर्ट हूँ या पावर बीआई एक्सपर्ट हूँ, तो इसका आपको ये मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको ये सब चीज़ें पता होने के बाद, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज आपको क्या यूज़ करनी है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं, बट एक गो टू लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ। गो टू लैंग्वेज का मतलब है कि ये लैंग्वेज जो है आपको हर चीज़ में काम कर जाएगी, हर चीज़ में। मतलब चाहे आप इनमें से कुछ भी पढ़ रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं वो यहाँ हो रहे हैं, और ये है पाइथन। अब पाइथन, आप बोलोगे यार सुधांशु पाइथन तो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत टाइम लग जाएगा पाइथन सीखने में। एक्चुअल में पीपल नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि आ, या मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल यहीं पे दे देता हूँ, ताकि आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाए, अम, ठीक है। और आपको बस करना ये है, आपको समझना ये है कि ये जो पाइथन है इसमें दो, मतलब पाइथन बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, राइट। पाइथन, अब मैं आपको बताता हूँ पाइथन किस चीज़ में यूज़ है, तो मैं इसको सेपरेट लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि पाइथन जो है हम किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब भाई एक सिंपल सी बात है, अगर मैं पाइथन की बात करूँ ना, तो आज की डेट में पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है।
ठीक है, एक हो गया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऊप्स काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। एक हो गया फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो पाइथन की जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ना वो आपको सीखनी है, ठीक है, और वो आप बहुत जल्दी मास्टर कर लोगे, राइट। वो क्यों मास्टर कर लोगे, क्योंकि बहुत इजी है वो। पाइथन की जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही इजी है, आप बहुत जल्दी उसको पिक कर लोगे और ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं पाइथन की फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए। तो ठीक है, तो ये पाइथन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सीखना। और इसके अलावा आप किसी भी चीज़ में अगर आप जाओगे तो आपको इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। और बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 2-3 घंटे की अगर आपको नॉलेज है या आपने कुछ एक दिन पढ़ लिया है तो ये बहुत हद तक काम करेगा। और आपको बेसिक एसक्यूएल आता है तो, ठीक है। बेसिक एसक्यूएल इसलिए क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस टाइप का डेटा, जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो रखने के लिए हमें एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम क्या करते हैं कि एक एसक्यूएल जो है ना हमारा, एसक्यूएल के में पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब इन पे कितना टाइम आपको लगाना है, इन पे आपको लगाना है कुछ मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 4 से 5 घंटे आपको चाहिए ये चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। तो एक दिन में मत समझो इसको, इसको थोड़ा सा टाइम लेकर समझो, या तो कोई मेंटर अच्छा मिल जाए आपको जो आपको ये सारी चीज़ें समझा सके, ठीक है। मैं आगे हो सकता है आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों के बारे में बाइफरकेशन देना शुरू करूं, तो आपको शायद ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो। तो अब ये चीज़ हो गई कि 4 से 5 घंटे आपको लगाने हैं, इससे ज़्यादा इसमें लगाने की ज़रूरत है नहीं। एसक्यूएल में भले ही आप 2 से 3 घंटे लगा लो, पर आपको, मुझे लगता है बेसिक चीज़ें आती हैं, जनरली ग्रेजुएशन में सिखाई जाती हैं, उतना सफिशिएंट है। अगर नहीं आता है तो 2 से 3 घंटे लगाओ, बेसिक एक छोटा सा कोई यूट्यूब का कोर्स देखो और दैट इज़ प्रीटी मच डन, राइट। ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 घंटे लगा के एसक्यूएल का बेसिक समझ लो कि एसक्यूएल करता क्या है और डेटा कैसे सेव होता है, डेटा की मेमोरी कहाँ होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है, बस ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप, यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल में आपको क्या सीखना है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल में क्या हमारे पास आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल में आ गए आपके पास पाइथन। तो अब जाते हैं सेकंड लेवल पे। दिस वाज लेवल नंबर 1, राइट, दिस वाज लेवल नंबर 1। अगर आप यहाँ पर पहुंच चुके हो और आप ये क्रॉस कर चुके हो तो वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप समझ चुके हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो इंडिया में बहुत सारी जॉब्स जो हैं जो आपको बोलेंगी डेटा साइंटिस्ट, पर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये सब कुछ आता हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना चाहिए कि इंडिया में आपको, आपसे ये, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलोगे और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको डेटा साइंस, मतलब ये हिडन एक्सपेक्टेंसी है लोगों की, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको कहीं कहीं आपको कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं आपको ये सब आना चाहिए, बट आपसे जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है, बिना इसके काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो सारी चीज़ें ना ये इंटरकनेक्टेड है, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। पर अब आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सही, सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ये हो गया बेसिक नंबर, स्टेप नंबर 1, राइट, लेवल नंबर 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब चाहते हैं लेवल नंबर 2 पे। लेवल नंबर 2 पे आपको क्या आना चाहिए और वो मैं आपको बताता हूँ। लेवल नंबर 2 पे आपको चाहिए कि आपको पाइथन का फंक्शनल प्रोग्रामिंग आना चाहिए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है पाइथन का, ठीक है। पाइथन का जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है वो होता है जहाँ पे, अब मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। जब मैं कोडिंग सीखने बैठा तो मेरे पास एक बुक आई यशवंत कानितकर, लेटस सी नाम की बुक है, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है सी प्लस प्लस की, सी की, सॉरी, लेटस सी इज द बुक फॉर सी। और जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा ना तो मुझे किसी ने बोला यार सी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, सी सीख लेते हैं, ठीक है। अब जब मैं सी सीखने बैठा ना तो मुझे पता चला पहला प्रोग्राम जो मेरे पास आया वो आया कि यार दो दो वैल्यूज हैं, सपोज ए इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज को जब मुझे जोड़ना है ना तो मुझे पता चला कि यार मुझे ना एक 7-8 लाइन का प्रोग्राम लिखना पड़ा, ठीक है। और उन दो वैल्यूज को, मतलब मुझे क्या करना था, ए और बी की वैल्यू को जोड़ना था और एक दूसरे तीसरे वेरिएबल में सेव करना था उसको, ठीक है, सी में सेव करना था। और मैं ये देख के ओवरवेलम हो गया कि यार
ये तो मतलब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ प्रोग्रामिंग करने का। मतलब आपको दो वैल्यूज जोड़नी है और आपको इतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग करना है, इतना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझना है और ब्ला ब्ला चीज़ें समझना है, तो यार ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं कब तक एक चीज़ को समझ के उसको दूसरी चीज़ में ट्रांसलेट करता रहूँगा? मैं तो ऐसे प्रोग्रामिंग कभी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो लॉजिकल नहीं लगती थी। मतलब ये मेरा परसेप्शन है, सबका परसेप्शन अलग हो सकता है। तो मैं यार सोचा कि यार ये तो भाई नहीं कर पाऊंगा मैं। मतलब मैं इस तरीके से सोच के और उस तरीके से ट्रांसलेट करके उसका कोड लिखना और फिर इसका जो आउटपुट आएगा उसको उस तरीके से समझना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे चाहिए प्रॉपर सीक्वेंशियल लॉजिकल चीज जिसमें मैं मास्टर बन सकूं। ठीक है, अब जब ये चीज आने लगी ना तो मेरे दिमाग थोड़ा सा हुआ कि यार मैं प्रोग्रामिंग कभी नहीं कर पाऊंगा। और ये परसेप्शन मेरे साथ कुछ कुछ रहा 14 साल तक। 13-14 साल तक ये परसेप्शन मेरा रहा कि यार मैं नहीं सीख सकता प्रोग्रामिंग, ये मेरे बस की बात नहीं है। मतलब आई स्टार्टेड हेटेड प्रोग्रामिंग कि यार भाई ये तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मुझे एक बार पता चला कि यार पाइथन में प्रोग्रामिंग, मतलब आई वॉज फोर्स टू डू पाइथन प्रोग्रामिंग। और जब मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में घुसा एक्चुअल में, तब मुझे लगा कि यार ये सीखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल है, क्योंकि ये ऐसे बात कर रहा है जैसे हम बात करते हैं। अब वो कैसे बात कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं कि a इज इक्वल्स टू 5 और मैं बोलूं कि b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो आइडियली मेरा लॉजिक ये है कि यार जब आप मुझे c में वैल्यूज की स्टोर करनी है तो मैं बोलूंगा a प्लस बी। और जो भी जब मैं एंटर मारूंगा तो जो वैल्यू है ना c की, अगर मैं पूछूं कि क्या वैल्यू है c की, तो वो 11 आ जानी चाहिए। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है राइट, कि ऐसा होना चाहिए, इतना इजी कंप्यूटर को होना चाहिए समझने के लिए। और आप सरप्राइज हो जाएंगे समझ के पीपल कि ये एग्जैक्टली exactly मैंने आपको एक पाइथन का कोड लिख के दिखा दिया। ये पाइथन का कोड है राइट। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है आपकी। ठीक है, ये आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलती है कि आपको प्लेन इंग्लिश जैसे वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, और उसमें दो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला तो ये है कि ये मैथमेटिक्स से काफ़ी इंस्पायर्ड है, तो आपको इसमें इक्वल टू सिंबल मिलेगा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये इक्वल टू सिंबल मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एल एच एस होगा विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, आर एच एस के बराबर होगा। और तीसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत ही लॉजिकल है और इसमें बहुत शॉर्ट कोड्स लिखे जाते हैं। मतलब 2000-3000 लाइन का कोड लिखने के बाद आपको पता चल रहा है कि यार उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर आप डिबगिंग कर रहे हो, वो सब चीज़ें नहीं है इसमें। बहुत शॉर्ट कोड लिखा जाता है, 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन मैक्सिमम। बहुत गया तो जो सबसे बड़ा कोड मैंने लिखा है अब तक वो शायद 50-60 लाइन का था। उसके बाद इससे ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता राइट। तो ये सीखना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये इंट्यूशन, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, इंट्यूटिव काइंड ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, तो इंट्यूटिव की वजह से इसको सीखना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हो गया कि इक्वल टू सिंबल मिलेगा आपको, इसमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मिलेगा आपको, और शॉर्ट कोड लिखना होगा। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है पाइथन की, वो मैं यहाँ लिखता हूँ बड़े बड़े लेटर्स में, कि भाई साहब पाइथन आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, बहुत ही फ्लेक्सिबल। ऐसे नहीं करना है तो वैसे कर लो, वैसे नहीं करना है तो वैसे कर लो, हर तरीके से पाइथन रेडी है। मतलब आपको एरर भी इतने कम आते हैं ना इस लैंग्वेज में कि आप काम करते जाओगे। और एरर के नाम पे ना मतलब बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो एरर आते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए तो पाइथन एक तरीके से इट वाज अ बून कि यार भाई क्या क्या सीख लिया हमने। तो पाइथन में ना आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग सीखनी है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यार पाइथन में फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है हमें सीखनी है। ठीक है, अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, बहुत बेसिक है। मतलब अगर मैं आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग सिखाने बैठूं, ठीक है, मैं अपने एंड से, और मैं आपको सोचूं कि यार मैंने अपनी तरफ से सब कुछ सिखा दिया है इस बंदे को, तो आप 20 से 30 घंटे में फंक्शनल प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। ठीक है, मतलब आप समझो कि एक वीक मैंने पढ़ाया और एक वीक आपने पढ़ा, और 15 दिन में आप ऐसे हो गए कि हाँ भाई लाओ क्या कोड लिखना है फटाफट। ठीक है, ऐसा करके हो गया अपना। तो ये हो गया लेवल 2, जिसमें आपको पाइथन का फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, एक चीज हो गई ये। अब चलते हैं हम लेवल नंबर 3 की तरफ। और लेवल नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेवल 3 में हम पढ़ेंगे जो आपका बेस सेट कर देगा। तो लेवल 3 में हम पढ़ेंगे कि भाई स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो हमें कैसे हेल्प करती है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं लेवल 3 की तरफ।
ओके, ठीक है, आ गए लेवल 3 की तरफ। मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लेवल 3 में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका लेवल 3, ठीक है। अब इसको मैं अलग कलर से रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लेवल नंबर 3, ठीक है। लेवल नंबर 3 में आपको पढ़ाई जाएगी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ लोग, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कुछ लोग, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, मैं बहुत सारी कंपनीज के लिए इंटरव्यू भी लेता हूँ, राइट। जब मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ ना स्टैटिस्टिक्स के, तो मुझे ये देख के थोड़ी सी परेशानी होती है कि भाई ये बंदा पैसे खर्च करके, टाइम लगा के, एफर्ट करके किसी से कुछ सीख कर आ रहा है, ठीक है, और जो वो सीख के आया ना वो गलत है। मतलब कितना डिफिकल्ट होता है कि किसी खराब चीज को आप मिटा के उसमें नई चीज आप उसमें डाल सको, ठीक है। तो लोग ना स्टैटिस्टिक्स को सीख लेते हैं, अरे स्टैटिस्टिक्स में है क्या, मतलब मीन मीडियन मोड ही तो है, राइट। इसके अलावा थोड़ी कुछ जो है वो हो जाएगा मीन मीडियन मोड के अलावा। तो लोग कहते हैं कि यार मीन मीडियन, लेकिन एक्चुअल में वो मीन मीडियन मोड नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ उसके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली लोग जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जबकि आपको पढ़नी है ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब लोग पूछेंगे यार सुधांशु स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। मतलब वही चीज तो होगी इवेंचुअली, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कुछ अलग से थोड़ी आ जाएगा, राइट। तो अब भाई बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, राइट। और वो छोटा सा डिफरेंस क्या है, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। तुम्हारे लिए क्यों बड़ा है, क्योंकि भाई देखो उसमें चाहिए ये, स्टैटिस्टिक्स में पैसे नहीं कमाए जाते, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पैसे कमाए जाते हैं। और एक सिंपल सा रूल है दोस्त, वो रूल ये है कि अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाएगा तो वो तुमको 10 रुपए देना चाहेगा। तो अगर तुम उसको स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से पैसा कमा के दे सकते हो, ठीक है, उसकी बिजनेस में हेल्प कर सकते हो, उसका बिजनेस ईज आउट कर सकते हो, उसको ज़्यादा कस्टमर ला सकते हो, उसके कस्टमर को ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसके कस्टमर के लिए कुछ ऐसा चीज़ बना सकते हो जो अमेजिंग लेवल पे हो, तो तुमको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सीखनी पड़ेगी। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तुम्हें वही सिखा सकता है जिसने बिजनेसेस के साथ काम किया हो, जिसने बिजनेसेस को बताया हो कि भाई इससे एक्चुअल में पैसे कैसे कमाने हैं। क्योंकि जैसे तुम लोग नाइव हो ना, ऐसे बहुत सारे लोग नाइव हैं, ठीक है। उनको, वो लोग बिजनेस में तो एक्सपर्ट हैं बट उनको ये नहीं पता कि मैथ और स्टैटिस्टिक्स का यूज करके कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो वो लोग जो होते हैं, हम जैसे कंसल्टेंट को बुलाते हैं, पूछते हैं क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं, हम उनकी टीम को गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो लोग नए एंगल से सोच सके, ठीक है। तो तुमको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सीखनी है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे मत जाओ, ठीक है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तुमको वो चीजें बताएगी जो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकती, ठीक है। पैसा कैसे कमाना है, और अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दी और कल से तुम बिजनेसमैन बन गए, ऐसा नहीं होता दोस्त। मतलब उसका मतलब ये है कि आपने बिजनेस को समझा और उनमें से कुछ ऐसी चीजें निकालना शुरू कर दी जिनसे आपको लग रहा है कि यार भाई ये तो गजब चीज निकल के आ गई, अगर ये चीज इंप्लीमेंट कर दी तो मजा ही आ जाएगा। तो आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सीखनी है। अब उसमें क्या है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, मतलब बेसिक स्टैटिस्टिक्स विद बिजनेस एग्जांपल, ये आपको आने चाहिए। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़ी नहीं, काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ही डेटा साइंस को डेटा साइंस बनाती है, अदरवाइज डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो जो लोग स्टैटिस्टिक्स लगा पाते हैं वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो डेटा साइंस में 60 to 70 लाख रुपीस का पैकेज लेके बैठे हुए हैं, मैंने उनको ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब इस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या आना चाहिए, राइट। तो पहले तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स तो आनी चाहिए, राइट, जो बेसिक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखाई देने लगे, एक वाइब्रेंट सा कलर लेते हैं, राइट। तो बेसिक स्टैट्स तो आपको आनी चाहिए, आगे हम इसको स्टैट्स ही बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको आनी चाहिए कुछ हद तक, आज तक मुझे मैन्युफैक्चरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन के अलावा तो कुछ समझ में आया नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक्स, जब मैं आपको बोलता हूँ ना, ये थोड़ा सा कहीं कहीं आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके एक चैप्टर होता है, ठीक है। और इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ कुछ
एप्लीकेशंस, कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग का यूज करके ही आपको राइट रिजल्ट्स देती हैं। ठीक है, तो बेसिक स्टेट्स आना चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्रॉस टेबुलेशन आनी चाहिए आपको, क्रॉस टेबुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, क्रॉस टेबुलेशन एक टर्म होती है जिसको हम यूज़ करते हैं एनालिटिक्स में। ठीक है, अनोवा आना चाहिए आपको। आपको आना चाहिए लीनियर एल्जेब्रा, लीनियर एल्जेब्रा आना चाहिए। ठीक है, और इस लीनियर एल्जेब्रा के बाद आपको आना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? अब यार सोचोगे यार सुधांशु, प्रोबेबिलिटी में तो मैं कभी भी अच्छा नहीं था, मतलब मार्क्स तो भले ही मैं कैसे भी करके ले आया, हो सकता है मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, पर आज तक ना मुझे प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आई। और लोग, मतलब मैं आपको खुद बताता हूँ, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था ना, तो मेरी प्रोबेबिलिटी इतनी रद्दड़ थी ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी यार प्रोबेबिलिटी। मेरे को समझ में नहीं आता कर क्यों रहे हो यार ये सब, मतलब ये क्यों अननेसेसरी चीज़ें बता रहा हूँ। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है ना, आपको इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं बताता, आपको सिर्फ ये बता देगा ये प्रोबेबिलिटी है, ये फॉर्मूला है, ये पढ़ना है, ये लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। एक्चुअल में नहीं है दोस्त। अगर आप मानो प्रोबेबिलिटी का, तो अगर मैं प्रोबेब मतलब मैं अगर लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये तीन चीजें हटा दूं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो ऐसे धड़धड़ा के गिर जाएगी यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो जनरेटिव एआई में आज दुनिया भर की चीजें कर रहे हो ना आप, ये कि फेस स्वैप कर दिया, और ये इसकी एक डॉग बैठा हुआ है टक्सीडो में और कॉफी पी रहा है बार में, या एक मॉडल जो है वो चलती आ रही है और धीरे धीरे वो एक दूसरे एनिमल में कन्वर्ट हो गए, ये सब लीनियर, मानोगे क्या, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का कमाल है। अगर मैं ये हटा दूं ना इसमें से जनरेटिव एआई में, तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बिखर जाएगी एकदम जनरेटिव एआई। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हर एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको जिसने अच्छे से समझ लिया, ध्यान से सुनो ये बात, बहुत कम लोग हैं जो तुमको स्टैटिस्टिक्स इस लेवल पे समझा पाएंगे जिस लेवल पे तुमको उसका इम्प्लीमेंटेशन आ जाए। तो अगर जिसने भी इसको समझ लिया, ठीक है, वो ऐसे प्रोग्रेस करता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो तो पीछे का समझा हुआ है ना सब, उसको तो पता है ना कि इंजन में क्या घुमाऊंगा तो मैं क्या तेज चलेगा, राइट? वो बैठे बैठे ट्यून कर रहे हैं चीजें, और बिजनेस को यूं फायदा हो रहा है, उसका प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहे हैं उसको, हर 6 महीने में, साल भर में प्रमोशन मिल रहे हैं, दूसरी कंपनियां ऑर्डर मतलब बुला रही है, राइट? इस लेवल पे हम जो है वो, मतलब आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका लेवल 3। जब आपने ये सब समझ लिया, ठीक है, जब आपको ये सब चीज़ें क्लैरिटी हो गई कि भाई ये मुझे मुझे आना चाहिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लेवल 4 पे क्या पढ़ना है। ठीक है, मतलब मैं आपको ऐसा रोड मैप बता रहा हूँ कि अगर आपको लेवल 4 पे ये आ गया समझ में, ठीक है, तो ये लेवल 4 आपको लेके चला जाएगा किसी भी एक ऐसी कंपनी में जहाँ पे आप इंटरव्यू रूम में घुसे और आपको लगेगा यार इंटरव्यूअर ये क्या मजाक कर रहा है, क्या पूछ क्या रहा है भाई तू। मैं ऑलरेडी करके आया हूँ, तू जो पूछ रहा है ना मैं उससे ऊपर लेवल पे करके आया हूँ। जब आपको वो लेवल का कॉन्फिडेंस आने लगता है ना, तो आप फिर यूं इंटरव्यू क्लियर करते हो फटाफट। ठीक है, तो अब लेवल नंबर 4, ठीक है, अब ये लेवल नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, ये उडेमी के लेवल का नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये समझो, ये अम, किसी 1 साल के कोर्स वाला लेवल नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि मतलब इंडस्ट्री लेवल पे क्या लगता है। ठीक है, ये समझो आप इंडस्ट्री लेवल। तो ये अब आप देखो, ये हमारा लेवल 3 हो गया। ठीक है, जिसमें हमने बता दिया स्टैट्स वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ लेवल नंबर 4। ठीक है, और बहुत ध्यान से समझना है इसको पीपल, बहुत ध्यान से। मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग, ये हुआ हमारा लेवल नंबर 4। ठीक है, ये उडेमी का लेवल का नहीं है पीपल। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री में चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, अब उस मशीन लर्निंग के अंदर आपको दो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। पहला आ सकता है सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेनिंग मैं कहाँ दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए ट्रेनिंग तो मैं यूट्यूब पे ट्रेनिंग देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप बताना मुझे आपको यूट्यूब की वो चाहिए। और दूसरा हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है,
अब ये सुपरवाइज लर्निंग एक और होती है, इसकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम मशीन को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। तो सुपरवाइज लर्निंग हो गई, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गई, मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गई। इन तीन तीन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो यूटिलाइज होती हैं अलग 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 डोमेन में, अलग अलग रिक्वायरमेंट में, ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो होता है रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब रिग्रेशन में भी, अब ऐसे तो बहुत बड़ा कोर्स बन जाएगा, ठीक है, पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ हो गई, आपको आना चाहिए लीनियर रिग्रेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये एक कॉन्सेप्ट है जो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लीनियर रिग्रेशन हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तीसरा आपको जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो आना चाहिए के नियरेस्ट नेबर, ओके, के नियरेस्ट नेबर, दिस इज वन ऑफ द एल्गोरिथम, बहुत सिंपल, जनरेटिव एआई में बहुत यूज होती है के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। इसके अलावा डिसीजन ट्री आपको आने चाहिए, डिसीजन ट्री आपको आना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली एआई में, इट्स कॉल्ड नाइव बेस, ठीक है, नाइव बेस का मॉडल, ठीक है। अब नाइव बेस जो है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब अच्छा, मैं यहाँ पे आपको जो ये बता रहा था ना लीनियर अलजेब्रा जो आपको पढ़नी है, वो आपको लीनियर अलजेब्रा डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पढ़नी है, लीनियर अलजेब्रा का बेसिक आपको आना चाहिए। बट आप क्या करोगे, ये बहुत काम आएगा आपको। लोग क्या करते हैं, लीनियर अलजेब्रा सेपरेट पढ़ाते हैं और मशीन लर्निंग सेपरेट पढ़ाते हैं, पर एक्चुअल में क्या है, हर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एक मैथमेटिकल लॉजिक जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, वो लीनियर अलजेब्रा इस मशीन लर्निंग के एस्पेक्ट में आपको समझना है। आपको ऐसे नहीं समझना कि पहले लीनियर अलजेब्रा समझ लिया फिर मशीन लर्निंग समझ ली, नहीं, मशीन लर्निंग के एस्पेक्ट में आपको लीनियर अलजेब्रा समझना है। तो आपको चाहिए, मैं एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा आपको कि जो मैं फॉलो करता हूँ, और आपको अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नाइव बेस आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आना चाहिए सपोर्ट वेक्टर मशीन, राइट, दैट्स सपोर्ट वेक्टर मशीन जो होती है वो दो तरीके से यूज होती है, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर और सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको आना चाहिए एनसेम्बल लर्निंग्स, एनसेम्बल लर्निंग, एनसेम्बल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या एनसेम्बल लर्निंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको जो है ना बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है, बहुत आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए। अब इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी होती है जो मैंने आपको लिस्ट बना के रखी है आपके लिए, ठीक है, वो बताता हूँ मैं कि कैसे यूज़ होती हैं। जैसे आपके, मैं यहाँ पर ensemble लर्निंग में आपको, ठीक है, ठीक है, तो ensemble लर्निंग हो गया, ठीक है। इसके बाद आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आप यूज़ कर सकते हो ensemble लर्निंग के बाद, अ, वो आई मीन ensemble लर्निंग भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, हेट्रोजीनियस होम, हेट्रोजीनियस एंड अदर काइंड ऑफ लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ लर्निंग्स हैं। इसके अलावा कुछ लर्निंग होती हैं जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है एसोसिएशन रूल, एसोसिएशन रूल्स, रूल माइनिंग, राइट। और जो इसके लिए एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें। और एक बहुत अच्छी एल्गोरिदम है जो मैं यूज़ करता हूँ और कई बार बताता हूँ, वो है, उसका नाम है एफ पी ग्रोथ एल्गोरिदम, ग्रोथ एल्गो एल्गोरिथम, ओके। तो ये आप, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ होनी चाहिए सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में। अब नहीं, सब चीज़ें सुपरवाइज में नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे पीसी अलग है, राइट, एनसेम्बल लर्निंग, एफपी ग्रोथ ही अलग है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो आपको आनी चाहिए वो है के मीन्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ कुछ 3 सवा 3 साल तक ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ किया है, के मींस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और हर बार ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने मुझे मतलब बेस्ट रिजल्ट्स दिए, ठीक है। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, और ये आप अगर इतना पढ़ लेते हो, इतनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कर लेते हो, और इसके बाद
इन सब चीज़ों को करने के बाद, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो अभी, इनको करने के बाद अगर आप एक 4 केस स्टडीज, ठीक है, जो आप अगर कर लेते हो रियल टाइम, मतलब ऐसा है कि लीनियर रिग्रेशन करने के लिए आपको, जैसे आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हो तो आपने छोटी मोटी एक केस स्टडी कर ली, बट ये रियल टाइम केस स्टडी, मतलब रियल टाइम का मतलब है जिसमें डेटा भी है, कुछ लाख 1.5 लाख का डेटा है, कुछ 2 लाख का 5 लाख का रोज है जिसमें डेटा है, कुछ पैटर्न्स हैं जो सॉल्व हो रहा है, और कई बार कुछ केस स्टडी सॉल्व नहीं भी होती हैं गाइस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी केस स्टडीज सॉल्व हो जाती हैं, बट कुछ बहुत सारी केस स्टडीज सॉल्व भी नहीं होती हैं, राइट, आप उनमें सारा एफर्ट करते रहोगे वो सॉल्व नहीं होंगे, तो उन केस स्टडीज को कैसे डील करना है, ये रियल टाइम चीजें हैं। मतलब आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपको डेटा साइंस करते समय क्या चैलेंजेस आए थे, तो अगर आप ये बताओगे ना उनको कि यार केस स्टडी थी सॉल्व भी नहीं हुई, तो अगर वो बंदा रियल में डेटा साइंटिस्ट है ना, तो वो आपकी बात समझेगा कि भाई अगर वो सॉल्व नहीं हो रही थी तो क्या किया तुमने, ठीक है, तो तुमने तुमने उसका बायस हटाने की कोशिश की, तुमने उसमें डेटा में क्या तुमने लगाया, और यहीं पे तो चैलेंज है, क्योंकि सॉल्व होने वाली केस स्टडी तो आपको बहुत मिल जाएंगी, जो सॉल्व नहीं हो रही है केस स्टडी उसमें आप क्या लगाओगे, वो रेयर चीजें होती हैं, वो सबको नहीं पता होंगी। आप किसी भी डेटा साइंटिस्ट, जो भी आपका बंदा ये आपका काम कर रहे हैं ना, आप उसको ये चीज पूछना कि आ, जब कोई केस स्टडी सॉल्व नहीं हुई तब तुमने क्या किया, ठीक है, और अगर वो आपको 2 3 4 5 10 वैलिड स्टेप्स बता पा रहे हैं ना, तो भाई उसने रियल में काम किया है। और यही फर्क है जब आप किसी नोवाइस का इंटरव्यू लेते हो और आप जब किसी रियल टाइम डेटा साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेते हो, तो आपको ये चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको नहीं मिलेगा, नहीं आपको उडेमी, मैंने इसीलिए पहले बोला आपको उडेमी वाला नहीं बता रहा मैं आपको 1 साल वाले कोर्सेज नहीं बता रहा जिनका मतलब आपको डिग्री देना है या पैसे लूटना है, कुछ नहीं। मैं मैं बता रहा हूँ आपको, ये 3 लाख 4 लाख रुपए का कोर्स भी अगर आप लेते हो ना, उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। कोई केस स्टडी उनसे ऐसे पूछो ना कि जो सॉल्व ही नहीं हुई, अगर वो सॉल्व नहीं हुई तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या एफर्ट डाले, और अगर हुई तो क्यों हुई, और अगर उसके बाद भी नहीं हुई तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है उसके बाद, ये जो है ना केस स्टडी, ये आपको बताएगी कि डेटा साइंस कैसे काम करता है, इससे आपकी आंखें खुलेंगी। ये सब तो आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, ठीक है, ये सारी कुछ चीजें, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको लेवल नंबर 4 पे आनी चाहिए, राइट, मशीन लर्निंग की लेवल पे आनी चाहिए। अब इसके बाद आता है लेवल नंबर 5, ठीक है, जो हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, अब आता है लेवल नंबर 5। अब लेवल नंबर 5 में मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, वाई, क्योंकि सॉरी इसको ऊपर लिखता हूँ मैं, इस क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि दोस्त इसमें इतना कुछ है ना, अ, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको एक्चुअली कॉन्कर करना, ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, राइट, तो डीप लर्निंग की जब हम बात करते हैं, या इसको, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग का एक एक्सटेंशन है, ठीक है, जो ऑटोमेशन पे काम करता है, ठीक है, ये अगर आपको आ गया डीप लर्निंग, जिसकी रियल में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप कर पाओगे। इसके बाद आप करना शुरू करते हो तो आप रियल एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डीप लर्निंग में ही बनाते हो, ठीक है, तो आपको क्या आना चाहिए डीप लर्निंग में, जैसे आपको आना चाहिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, ठीक है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, ऑटो एनकोडर क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए, ऑटो एनकोडर क्या होते हैं, डीप एनकोडर क्या होते हैं, ठीक है, डीप एनकोडर क्या होते हैं, फिर आपको कुछ लाइब्रेरीज आनी चाहिए, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल टेंसर फ्लो आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको केरास आना चाहिए, ठीक है, आपको कुछ और इसके एग्जाम्पल्स आने चाहिए, और ये सब सीखने के बाद आप इनको कहाँ डिप्लॉय करते हो, कंप्यूटर विजन में, ठीक है, कंप्यूटर विजन, राइट, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन, ठीक है, तो आप कंप्यूटर विजन में आप इनको डिप्लॉय करते हो, या आप इनको डिप्लॉय करते हो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, राइट, इट्स कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, सो जैसे ये जनरेटिव एआई का मेन, ठीक है, यहाँ से आपका जनरेटिव एआई जो है वो रॉकेट बन जाता है, ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आप डिप्लॉय करते हो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद, मतलब जैसे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है बहुत हद तक सिर्फ कंप्यूटर विजन के लिए बना है, राइट, बाकी सारी चीज़ें जो है वो एनएलपी के लिए भी
काम करती हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें कंजंक्शन में काम करती हैं, ठीक है? ये दीज आर द टॉपिक्स विच यू शुड बी लर्निंग, ठीक है? और कुछ हद तक आप, मैं यहाँ पर इसलिए ब्लू कलर में मार्क कर रहा हूँ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो होता है ना यहाँ पे डीप एआई का, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब आप एक लॉजिक बनाना शुरू कर देते हो और वो लॉजिक जो है वो एआई के लिए बेस बनता है, ठीक है? तो ये आपको लेवल नंबर 5 पे आना चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें आ गई हैं तो, ठीक है, इसके अलावा जब आप कुछ भी एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो डीप लर्निंग में, ठीक है, तो आ गया एक पाईटॉर्च, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है, बट फिर भी लोग यूज़ करते हैं, लाइक पाईटॉर्च भी यूज़ करते हैं। तो ये मैं ऑप्शनल में रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑप्शनल में आपको ये आना चाहिए, ठीक है? पाईटॉर्च आना चाहिए आपको, ठीक है? उसके बाद जब आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का ये सारा कुछ आ गया है, ठीक है, एक ऑप्शनल टॉपिक है जो कंपनी टू कंपनी आपको रिक्वायरमेंट होगी। सारी कंपनियां नहीं मांगेंगी आपसे, लेकिन कुछ कंपनियां जो है वो आपसे मांगेंगी ये चीज़, ठीक है? और उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज, ठीक है? अब टाइम सीरीज जो है ना बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? लोग इसमें जो है वो मास्टर्स भी करते हैं, ठीक है, बट टाइम सीरीज जो है ना ये ऑप्शनल है। ये सिर्फ कुछ जो कंपनीज हैं, मोस्टली कंपनीज होती हैं वो बीएफएसआई होती हैं, जो आपसे टाइम सीरीज के बारे में डिमांड करती हैं, अदरवाइज आपसे कंपनी डिमांड नहीं करती है, ठीक है? ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आप अपने आप को डेटा साइंटिस्ट घोषित कर सकते हो। सर्टिफिकेशन की ज़रूरत आपको है नहीं। अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आईआईटी लेवल का सर्टिफिकेशन चाहिए, अदरवाइज सर्टिफिकेशन पे मत जाओ। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और कुछ कंपोनेंट, ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये अगेन आजकल लोग लिखने लगे हैं, तो मैं इसको डॉटेड डॉटेड में बना रहा हूँ, ठीक है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ठीक है? आपको जनरेटिव एआई का भी आना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरेटिव एआई की आनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जनरेटिव एआई में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको कैसे जॉब रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जनरेटिव एआई का मैं आपको एक बहुत जल्दी रोड मैप दूंगा, और वो रोड मैप आपको हेल्प करेगा जनरेटिव एआई का पाने में। मुझे बताओ आपके कोई क्वेश्चंस हैं? जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस का आंसर दे दूं, और उन क्वेश्चंस को मैं आप किसी तरीके से आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दूँ। मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, और जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपको वीडियो के राइट हैंड साइड टॉप पे आपको दिख जाएंगे, वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरफ दिखेंगे जहाँ तक है। तो उन पे ध्यान दीजिए, और आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज या कुछ गिफ्ट उसमें होगा, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। फिर बात करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या कर सकते हैं। कुछ भी आपको लगे